से श्री शहजाद जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष से संबंध करते हुए माननीय अध्यक्ष जी कहना चाह रहा हूँ कि प्रदेश की जो सरकार है, अभी पांडे जी ने बहुत जोर लगा कर बोलना शुरू किया, लेकिन बीच में स्लिप कर गए। सच बात यह है, कथनी और करनी में अंतर है। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण में बहुत ध्यान से यहाँ सुना भी है और देखा भी। यहाँ एक शब्द इसमें आया है, क्योंकि मैं हरिद्वार का पानी पीता हूँ, वहाँ की रोटी खाता हूँ, तो हरिद्वार की बात भी करना जरूरी है। भले ही सौरभ भाई कहें कि इसे निकाल दो कार्रवाई से। इस पूरे अभिभाषण में जहां भव्य दिव्य बहुत बड़ा कुंभ होने जा रहा है, उसमें हरिद्वार का नाम इस में अभिभाषण में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। दिव्य है, भव्य है। आप देख लेना। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर कहोगे देश में ही तो है, हम सभी विधायकों को एक पत्र भेजा 3 साल पहले कि आप अपने क्षेत्र के 10 औचित्यपूर्ण कार्य हमें दें। उसके लिए नोडल अधिकारी भी अपॉइंट हुए। हमें बहुत खुशी हुई कि भाई क्षेत्र की जनता का उद्धार होगा, लेकिन वो औचित्यपूर्ण कार्य जनता हमारे से पूछती है, हम सरकार से पूछते हैं। एक फुट्टी कोड्डी का कार्य मेरे क्षेत्र में तो हुआ नहीं। अभी बात आई कि भाई मुस्लिम कौम पे इस पक्ष ने बहुत अत्याचार किया, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड भंग करके मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं मुस्लिम समाज को। भाई मुख्य धारा से बाहर हैं कहाँ हम? आप ही धकेल कर हमें मुख्य धारा से अलग ले जाना चाहते हैं। मदरसा बोर्ड आपने भंग किया, शिक्षा परिषद आपने बनाई अल्पसंख्यक के नाम पे। हम यहाँ 4 लोग अल्पसंख्यक हैं, 3 मुस्लिम 1 सिख। हमसे बात करी किसी ने? कोई सुझाव लिया? क्या होगा शिक्षा परिषद में? कोई जानकारी किसी को है? किसी से कोई बात करने का कोई सवाल नहीं बनता। भाई हमारे लिए कानून बन रहा है, हमारे आप मदरसे बंद कर रहे हैं और कोई बात नहीं। जैसे आप यूसीसी लाए कि भाई इस पर मुसलमान सड़क पर आएगा, विरोध करेगा। मुसलमान को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितना आप अत्याचार करेंगे मुसलमान उतनी तरक्की करेगा। आज यूपीएससी परीक्षा में 40-42 मुस्लिम चयनित हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि उसमें बड़ी भागीदारी आपकी है। अब मुसलमान शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। आप अपने मदरसे, हमारे मदरसे बंद कर देंगे और हमें स्कूल, स्मार्ट स्कूल देंगे नहीं, तो शिक्षा परिषद में पढ़ेगा कौन, पढ़ाएगा कौन, क्या व्यवस्था होगी? इतने बड़े समाज के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अभी बात आती है रोजगार की। माननीय अध्यक्ष जी, अभी 2300 कुछ पद चौकीदार या पियोन चपरासी के वैकेंसी निकाल ली। 48,000 से अधिक आवेदन आए और आवेदन करने वाले आवेदकों में
पीएचडी, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, ग्रेजुएट, इन लोगों ने आवेदन किया है चौकीदार के लिए। क्या सरकार की कथनी करनी में इसमें अंतर दिखाई नहीं दे रहा कि अगर आप चपरासी की क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो कल आप उन्हें बैकडोर से बजाय कॉन्ट्रैक्ट के परमानेंट करने का काम करेंगे, वो आवेदन करेंगे। सरकार अपने उत्तर भाषण में यह भी बताए क्या उन्हें आप बैकडोर से परमानेंट करने का काम करेंगे, उनके प्रमोशन करेंगे, बाबू तक जाएंगे, अधिकारी तक जाएंगे? क्या है दिमाग, क्या है सरकार का? सिर्फ जनता को उलझाना। इसके साथ साथ माननीय दशा जी, बात पलायन आयोग की मैं करना चाहूंगा कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि उत्तराखंड से 200 से अधिक लोग प्रतिदिन उत्तराखंड छोड़ रहे हैं। यहां बात हो रही थी रिवर्स लाइन की, ऊपर की तरफ जाने की। यहां 200 कुछ लोग प्रतिदिन उत्तराखंड को छोड़ने का काम कर रहे हैं। और डेमोग्राफी की बात करते हैं। भाई डेमोग्राफी की आप बात करते हो तो पलायन आयोग की रिपोर्ट इस सदन में रख के विशेष सत्र बुलाकर उस पर चर्चा क्यों नहीं करा रही सरकार? ये बताने का काम करे कि पलायन आयोग पे हमें चर्चा कराने में यह आपत्ति है। उससे तथ्य निकल रहे हैं। बहुत से गांव हैं उत्तराखंड में जहां सिंगल व्यक्ति नहीं रह रहा, अगर रहेगा तो कोई बूढ़ा पड़ा होगा, उसका क्या होगा, क्या व्यवस्था है? तो माननीय अध्यक्षा जी, मेरे क्षेत्र में मुबारकपुर, अलीपुर, राजस्व ग्राम, जैनपुर, मुस्तहकम में बिजली घर स्वीकृत हुआ, आज तक काम नहीं है। स्वीकृति के बाद काम नहीं है। जो मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुए उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं कि इसके लिए बजट ज्यादा होगा जी। एक गंगा पुल के लिए उस 10 औचित्यपूर्ण कार्यों में दिया था कि जो उत्तराखंड के रायगटी, रणजीतपुर, इनके गांव हैं, लगभग 5-6 हजार एकड़ भूमि बिजनौर साइड में पड़ती है। वो लोग आज भी नाव से अपनी फसल लाते हैं, नाव से ही ट्रैक्टर ले जाते हैं, नाव से ही आना जाना लगता है। एक पुल निर्माण की मांग थी, मुख्यमंत्री घोषणा में है, अब कह रहे हैं कि उसके लिए बजट ज्यादा हो गया। भाई पुल बनेगा तो बजट तो होगा। अगर आप किसान की बात करते हैं, आमदना दुगने की बात करते हैं, तो बजट कौन देगा भाई? कहां से मांगेंगे? किसके सामने आग्रह करें, किसे रिक्वेस्ट करें? तो माननीय अध्यक्षा जी, बहुत अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे थोड़ा सा दे। आज हालात इतने खराब हैं, स्थिति कि हरिद्वार में हर दूसरे दिन 2-4 लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में। खनन वाले लोग, खनन के डंपर, खनन के ट्रैक्टर ट्राली इतने हावी हैं कि ओवरलोड, बिना फिटनेस के कोई उन्हें देखने वाला नहीं है और ना ही उन्हें कोई रोकता है। मैं समझता हूं कि पुलिस से तो वो डरते ही नहीं, पुलिस से उन्हें डरना नहीं, आम आदमी की हिम्मत नहीं। पिछले महीने में 18 लोग मरने का काम हुआ है। बाजदा परिवार का परिवार खत्म हो जाता है। तो ये एक विडंबना है मेरे और क्षेत्र की और लक्सर की। वहां जेके टायर फैक्ट्री, श्री सीमेंट और एक और है जिनका प्रदूषण लक्सर झेलता है। एक टायर फूकने की फैक्ट्री है, तेल निकालने की, और उनका CSR फंड वो एनजीओ के माध्यम से कहां खर्च करेंगे कुछ पता नहीं। सरकार पर लेबोरेटरी नहीं है प्रदूषण चेक करने की। भाई अगर प्रदूषण होगा, फसल भी उससे प्रभावित हो रही है और उससे माननीय अध्यक्षा जी पशु बीमार होते हैं। जो प्रदूषण चारे पर पड़ता है
वो चारा धोता तो कोई है नहीं कि धुल कर खिलाए। वो पशु भी बीमार है, लोगों को सांस की बीमारी बहुत ज्यादा है जो श्री सिमट के आसपास है। तो उसके लिए सरकार ने अभी भाषण में कोई बात नहीं कही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूँगा सरकार से कि किसानों की आय दुगनी ना करें, जितनी उनकी आय है उतनी ही रहने दें, क्योंकि दुगने की बजाय घट रही है। जितने भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जितनी स्थिति बन रही है, हर चीज में पैसा कटने की स्थिति हो रही है। एक हर आदमी अपना बस्ता उठाओ, कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काट रहा, लैपटॉप वाले के पास जाता है, दूसरों के पास जाता है, इसी काम पर परिवार के परिवार लगे रहते हैं। जो किसान की आमदन है उसे दुगुना नहीं, उसे बराबर रख दो। समाप्त करिए। जी माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुमित हृदयेश जी।